हेलो एवरीवन, आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो वीडियो है बेल के बारे में। बेल जो है वो खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बेल जो है वो गवर्न होता है सीआरपीसी के 1973 के अंडर। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि बेल क्या होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, बेल की प्रोसीडिंग्स क्या होती है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है और ऐसे ही बेल से जुड़ी बातें। बेल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी पर्सन अरेस्ट क्यों होता है। तो जनरली जो अक्यूज्ड होता है, मैं यहाँ गिल्टी की बात नहीं करी, मैं यहाँ अक्यूज्ड की बात कर रही हूँ। गिल्टी वो पर्सन होता है जो कि कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिया जाता है और अक्यूज्ड वो पर्सन होता है जिस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। तो इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। तो जो एक्यूज्ड पर्सन होता है वो ट्रायल के वक्त प्रेजेंट हो सके, मतलब कि कोर्ट में जब सुनवाई हो उस अक्यूज पर्सन का, उस ऑफेंडर का वहाँ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जो दोषी होता है उसका कोर्ट में होना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए उन्हें अरेस्ट किया जाता है। और ताकि वो किसी भी तरह से सबूत के साथ कोई छेड़खानी ना करे, विक्टिम को कोई इशू ना हो, इसीलिए एक्यूज को हमेशा अरेस्ट किया जाता है, जो कि सीरियस ऑफेंसेस हैं उनमें और कभी कभी नॉन सीरियस ऑफेंसेस में भी क्रिमिनल लॉ में। जो दोषी व्यक्ति होता है, मतलब जो एक्यूज होता है, जिस पर आरोप लगे होते हैं, उसका ये राइट होता है कि वो अपने लिए बेल मांग सके, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो लंबा चल सकता है, उसकी प्रोसीडिंग बहुत लंबी चल सकती है और वो जो अक्यूज व्यक्ति है जिसके ऊपर दोष लगे हैं वो क्रिमिनल नहीं भी हो सकता है, उसने वो क्राइम नहीं भी किया हो सकता है। और ऐसे हाल में अगर उसे ज़्यादा देर तक जेल में अरेस्ट करके रखा जाए तो इससे उस व्यक्ति को काफ़ी तरह के नुकसान पहुंच सकते हैं, उसे मोरली और फाइनेंशियली भी इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए उस व्यक्ति को जस्टिस देने के लिए उसे बेल का ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि बेल की कंडीशन बेसिकली ये होती है कि वो व्यक्ति इस बात की पुष्टि करता है या कोर्ट को इस बात का कंफर्मेशन देता है, विश्वास देता है कि वो आगे चलकर ट्रायल में सपोर्ट करेगा, मतलब कि जब भी उसकी पेशी की बुलाई जाएगी वो अपने पेशी में हाजिर होगा। और केवल इतना ही नहीं, वो किसी भी तरह के सबूतों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, क्योंकि उसे अरेस्ट करने का मेन पर्पस यही होता है। और जब वो व्यक्ति ऐसी बातों को मानता है कि वो आगे चलकर ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो उसे बेल पे छोड़ दिया जाता है। बाकी ये फैसला तो जज के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे बेल देते हैं या नहीं, बट किसी भी अक्यूज का ये राइट होता है कि वो बेल की मांग करे। जो बेल के बारे में सीआरपीसी में प्रॉपर कोई टर्म तो यूज नहीं किया गया है, बेल को प्रॉपरली डिफाइन तो नहीं किया गया है, पर सेक्शन 2A सीआरपीसी में ये कहा गया है कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। तो आइए देखते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। बेलेबल ऑफेंस, जैसा कि इसका नाम है, ये ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें आपको बेल आसानी से मिल जाता है। ये वो क्राइम होते हैं जिसमें इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि जेल की सज़ा 3 साल से कम होती है, मतलब कि आपको जो जज या मजिस्ट्रेट होता है वो आपको 3 साल से अधिक सज़ा नहीं दे सकता। ये विद और विदाउट फाइन भी हो सकता है। वहीं जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है जिसमें बेल तो मिल सकता है लेकिन बेल के बहुत सारे कंडीशन हैं और इनमें बेल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये क्राइम जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, या फिर जो अक्यूज होता है वो बड़े क्राइम में इनका नाम आता है। तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि उन्हें जो पनिशमेंट होता है, जो जज या मजिस्ट्रेट होता है उन्हें वो डेथ पनिशमेंट दे सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब कि उम्र कैद, या फिर कोई भी सज़ा जो कि 7 साल से ज़्यादा होती है उन्हें कानून की नज़र में बड़ा गुनाह कहा जाता है। इसके कुछ कंडीशन होते हैं। तो पहला कंडीशन ये होता है कि क्योंकि वो क्राइम छोटा होता है और ये माना जाता है कि बिलीव होना चाहिए, मतलब कि मजिस्ट्रेट को ये लगना चाहिए कि उस व्यक्ति ने वो ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता ये तय करना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर एक्यूज गिल्टी है या नहीं। इसी में अगर जज को ऐसा लगता है कि उसके ट्रैक रिकॉर्ड से या फिर केस स्टडी से कि वो व्यक्ति हो सकता है कि उसने ऑफेंस नहीं किया है और उसे अरेस्ट करके रखना उसके लिए इनजस्टिस होगा, उस केस में मजिस्ट्रेट या जज उसे बेल पे छोड़ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि केस के इन्वेस्टिगेशन में और ट्रायल्स की डेट्स में बहुत वक्त लग जाता है। इस हाल में जो अरेस्टेड पर्सन होता है उसे जेल में तो नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो क्रिमिनल तो होता नहीं है। उस सज़ा में भी उस सिचुएशन में भी उसे बेल मिल सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो छोटे
ऑफेंसेस होते हैं तो उसमें पनिशेबल विद डेथ या मोर देन 7 years या लाइफ इम्प्रिजमेंट वाला सीन नहीं होता, तो इसीलिए उसे बेलेबल ऑफेंस में रखा जाता है और ये कंडीशन पूरे करने पे आप बेलेबल ऑफेंस के अंडर में आएंगे। सो जो सेक्शन 437 होता है उसमें कोर्ट के पास ये राइट होता है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल दे सकता है, बट उसके कुछ कंडीशंस होते हैं जिनमें नॉन बेलेबल ऑफेंस में व्यक्ति को बेल मिलती है। जैसे अगर एक्यूज कोई वुमेन हो, कोई चाइल्ड हो, बट जब मैं बात करती हूँ वुमेन की तो वुमेन में भी कंडीशंस होते हैं। अगर वो प्रेग्नेंट होती है या अगर उसे कोई इलनेस होती है तभी उसे बेल मिलता है जनरली। जब सबूत इतने नहीं होते कि उसे बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस में काउंट किया जाए, मतलब कि अगर जो बड़े क्राइम्स होते हैं जैसे अगर मर्डर होता है या रेप होता है या डाउरी डेथ होता है, कोई भी ऐसे बड़े केसेस में ये देखा जाता है कि एविडेंस जो है वो बियॉन्ड डाउट है। तो अगर कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो उस केस में या फिर जो एविडेंस है वो बहुत नहीं होते तभी बेल मिल जाता है। सो अगर एफआईआर के लॉन्च होने में भी देरी होती है और उसका कोई रीजनेबल रीज़न नहीं होता तब भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिल सकता है। मतलब कि अगर किसी का मर्डर होता है और उसका एफआईआर लॉन्च होने में वक्त लगता है, एफआईआर रजिस्टर होने में वक्त लगता है, उस कंडीशन में भी उस पर्सन को एक बोनस मिल सकता है। बोनस इन सेंस कि उसको एक ऑफर मिल सकता है कि ये डाउट एक क्रिएट होता है और डाउट क्रिएट होने पे ही एक्यूज को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उस डाउट का वो बेनिफिट ले सके। और एफआईआर से रिलेटेड मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको एफआईआर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। प्लस मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, जो कि सेक्शन 2 सीआरपीसी को डिफाइन किया गया है मैंने। अब एक और बात है कि अगर जो एक्यूज होता है अगर वो सिक होता है, अगर वो बीमार होता है, उसे बहुत चोट लगी होती है, तो भी उसे बेल मिलता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। सो मैं आपको एक रिवाइज करवा दूं कि अगर वुमेन है, चिल्ड्रन है, वुमेन में क्राइटेरिया है, स्पेशल कंडीशंस है। फिर अगर जो एफआईआर होता है उसमें डिले होता है, डिले को डिफाइन नहीं किया जाता, अगर एविडेंसेस उतने नहीं होते क्राइम के कंपेयर में, मतलब कि अगर आपने बहुत बड़ा क्राइम के लिए उस व्यक्ति को अरेस्ट किया हुआ होता है और उसके खिलाफ सबूत उतने ज़्यादा नहीं होते, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर सही रहता है, उसका इससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहता है, और अगर वो बीमार होता है, मेडिकल कंडीशंस होते हैं, तो इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी आपको बेल मिल सकता है। जो मेडिकल सिक वाला है वो तो बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको बेल का बेसिक तो समझ आ गया होगा। हम बॉन्ड के बारे में भी बात करेंगे, हम सिक्योरिटीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा, ये बहुत बार न्यूज़ में भी रहा है, एंटीसिपेटरी बेल। सो एंटीसिपेटरी जो बेल होता है वो अरेस्ट होने के पहले ही ले लिया जाता है। इसका मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है अगर कि आप अरेस्ट होने वाले हैं, ऐसे कोई वैलिड रीजंस हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है और आपको पता है कि पुलिस आपको अरेस्ट करने आने वाली है, तो उस सीन में आप पहले ही कोर्ट में, यहाँ कोर्ट का मतलब होता है हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट में जाकर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको एंटीसिपेटरी बेल तुरंत मिल जाएगा। बट आपको कोर्ट में प्रूव करना होगा कि आपने ऐसा कोई ऑफेंस नहीं किया है, और आप ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि और इसको प्रूव करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि ऑफेंस जहाँ हुआ है वहाँ आप नहीं थे, ये आप प्रूव कर दीजिए। आप प्रूव कर दीजिए कि आप किसी और जगह गए हुए थे, आप वहाँ के डॉक्यूमेंट्स ले आए, चाहे आप कहीं होटल में गए हुए थे तो उसका रसीद, ट्रैवल कर रहे थे तो ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट, ऐसी कोई चीज़ जो ये प्रूव करे कि उस घटना के घटते वक्त आप वहाँ नहीं मौजूद थे, और ये आपकी छवि को खराब करने के लिए, आपकी इमेज खराब करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए किया जा रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ मैंने सेक्शन लिख दिया है कि आप 438 के अंडर जा सकते हैं, जहाँ आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं और अपने वहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को। आपको जज तुरंत बुला लेगा, मजिस्ट्रेट तुरंत बुला लेगा और आपको पूछेगा कि आप कहाँ थे, तो आप वहाँ बताएंगे कि आप वहाँ प्रेजेंट नहीं थे या आपका उस घटना के साथ कोई संबंध नहीं,
या वो व्यक्ति जो आपके खिलाफ ये FIR करता है या आपके खिलाफ जो इंक्वायरी हो रहा है जिसके तहत आपको अरेस्ट किया जा रहा है वो रीजनेबल नहीं है, वो गलत है, मेलाफाइड है, ऐसे सीन में आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है। इससे आप अरेस्ट होने से तो बच ही जाते हैं और सुनवाई चलने तक भी आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं, तो आपको किसी भी तरह का अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और ये हर केस में होगा, चाहे वो बेलेबल ऑफेंस हो या नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, ये अरेस्ट होने से पहले लिया जाता है और ये बहुत जल्दी मिल जाता है। तो अगर आपके पास ठोस सबूत है तो आप इसे के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इससे आप जेल जाने से भी बच सकते हैं, अरेस्ट होने से। इसमें जो जज है वो इस बात का ख्याल रखता है कि केस का नेचर क्या है, आपके पॉइंट्स क्या हैं, आपकी इमेज कैसी है, आपका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, आपके इससे पहले कोई केसेस रहे हैं कि नहीं, और उसके हिसाब से आपका पिटीशन ग्रांट करते हैं। सो जो बेल का प्रोसेस है वो कैसा होता है, इस वीडियो में इस स्लाइड में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो पहले आपका बैकग्राउंड चेक करता है। वो चेक करता है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, आपने इससे पहले कैसे क्राइम किए हैं और किए हैं कि नहीं किए हैं। आपका रिकॉर्ड अगर सही रहता है तो उनको ज़्यादा आसानी होती है बेल मिलने में। जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें तो इमिडिएटली बेल मिल जाता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जो बेल होता है उसमें जो होता है कुछ सिक्योरिटी मांगी जाती है। कोर्ट आपसे कुछ मनी डिपॉजिट करने को कहता है या फिर किसी व्यक्ति को कहता है कि वो आपकी सिक्योरिटी बने, वो ये कहे कि आपको हर बार ट्रायल में प्रेजेंट करना उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी। और या एक बॉन्ड होता है, उसमें पेपर वर्क के बाद आपको छोड़ दिया जाता है, बट आपको छोड़ा जाएगा कि नहीं बेल पे, ये पूरी तरह से मजिस्ट्रेट या जज के हाथ में होता है। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि जब कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है वो बेसिकली 24 आवर्स के लिए पुलिस कस्टडी में होता है, फिर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और अगर इन्वेस्टिगेशन 24 आवर में पुलिस कंप्लीट ना कर सके तो फर्दर 24 आवर्स की डिमांड करती है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो बढ़कर कभी कभी 60 डेज भी हो जाता है, बेलेबल ऑफेंस में वो बढ़कर 60 डेज हो जाता है। वहीं नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो इन्वेस्टिगेशन का पीरियड बढ़कर 90 डेज भी हो सकता है। बट इन जनरल आप 24 डेज प्लस 24 डेज मतलब कि 48 आवर्स के बाद भी बेल क्लेम कर सकते हैं और आपको बेल मिल जाएगा। बट जनरली 24 आवर्स जो होता है वो एक इन्वेस्टिगेशन पीरियड होता है। अगर आप अरेस्ट हो चुके हो तो वो पीरियड लिया जाता है। फिर अगर जज को ऐसा लगता है कि और इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है या पुलिस को और वक्त की ज़रूरत होती है तो उसे फिर 24 आवर प्लस कर दिया जाता है। प्लस इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि आपको कोई दिक्कत ना हो जब आप जुडिशियल कस्टडी में चल जाते हैं। आपने देखा होगा कि लोग जनरली पुलिस कस्टडी में नहीं जुडिशियल कस्टडी में जाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप जुडिशियल कस्टडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो आपके साथ किसी भी तरह की मारपीट नहीं की जा सकती या आपको फोर्स नहीं किया जा सकता। वैसे तो कहा जाता है कि पुलिस स्टेशन में भी मारपीट नहीं होती, बट हम जानते हैं कि पुलिस स्टेशन में फोर्स का इस्तेमाल होता है, वहीं जुडिशियल कस्टडी में किसी भी तरह के फोर्स का इस्तेमाल नहीं होता। इसीलिए लोग जनरली जुडिशियल कस्टडी प्रेफर करते हैं पुलिस कस्टडी से। बट पुलिस कस्टडी एक्सट्रीम पीरियड के लिए नहीं होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम 48 आवर्स के बाद बेल क्लेम कर सकते हैं और एंटीसिपेटरी बेल तो हम पहले ही क्लेम कर सकते हैं अरेस्ट होने से, जो कि सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से होता है। ये कुछ लिस्ट ऑफ ऑफेंस है जो मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दिया है जिनमें बेल आपको मिलती ही है। वैसे अगर देखा जाए तो ये बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, बट मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब नॉन बेलेबल ऑफेंस में बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जाता है तो वहाँ आपको बेल मिल जाती है। और जब इन्वेस्टिगेशन टाइम पीरियड में ख़त्म नहीं होता, मतलब कि आप देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स का होता है, उसके बाद उसे बढ़ाकर फिर 24 आवर प्लस कर दिए जाते हैं मैं एक्सट्रीम केस में, और अगर उसमें भी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तो मजिस्ट्रेट जो होता है वो ऑर्डर कर सकता है। तो ये 167 के अंडर होता है। और इन्वेस्टिगेशन का जो पीरियड होता है जो 24 आवर होता है वो सेक्शन 57 के अंडर कहा गया है। अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है उस व्यक्ति के खिलाफ या वो व्यक्ति ऐसा कोई क्राइम नहीं कर सकता तो वो सेक्शन 437 के अंडर उसे रिलीज कर सकते हैं बेल पे। अब मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता दूं कि जो बेल होता है वो किसी भी वक्त कोर्ट के द्वारा कैंसिल किया जा सकता है। CRPC की धारा 437(5) और 439(2) में साफ कहा गया है कि जो कोर्ट होता है वो किसी भी वक्त
ऑर्डर कर सकता है कि उस व्यक्ति को बेल को कैंसिल करके उसे दोबारा अरेस्ट किया जाए। तो इसीलिए जनरली आप देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बेल पे होता है तो उसका पासपोर्ट या उसका कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट पुलिस जब्त कर लेती है, ताकि वो कहीं दूर ना जा सके। इसीलिए अगर कभी भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसका बेल जो था वो डिफेक्टेड था या वो जस्टिफाइड नहीं था, तो कोर्ट दोबारा से उस व्यक्ति को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकती है पुलिस को, और पुलिस को उस व्यक्ति को उसी वक्त तुरंत अरेस्ट कर लेती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काम की रही। मैंने इस वीडियो में कोशिश की कि मैं सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे मैं आपके सामने पेश कर सकूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। किसी भी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी भी तरह की डाउट हो बेल से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए, आपको कैसा कंटेंट चाहिए, और हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे जिससे कि आपको भी नॉलेज मिले और हमें भी सपोर्ट मिले, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। थैंक्स अ लॉट।